हुआ पिता। मुंबई जैसे व्यस्त शहर में जहां हर कोई अपनी जिंदगी की दौड़ में भागा जा रहा था, वहीं एक सेवानिवृत्त पिता अरुण जोशी अपने अपार्टमेंट में अकेलेपन का सामना कर रहे थे। अरुण का परिवार, जिसमें उनके 3 बच्चे विक्रम, राजीव और नेहा शामिल थे, अपने अपने जीवन में इतने व्यस्त हो गए थे कि उनके पिता को समय देना भूल गए थे। अरुण ने अपना पूरा जीवन अपने बच्चों की परवरिश और उनकी खुशियों में लगा दिया था, लेकिन अब जब उन्हें अपने बच्चों की जरूरत थी तो वही बच्चे उनकी भावनाओं को नजरअंदाज कर रहे थे। अरुण की दिनचर्या अब सन्नाटे से भर गई थी। सुबह की चाय के साथ वो बालकनी में बैठकर बाहर की चहल पहल देखते थे। उनकी पड़ोसी श्रीमती शर्मा कभी कभी उनसे मिलने आती थी। अंकल, आपको अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, उनसे कहिए कि वो आपके साथ समय बिताएं, श्रीमती शर्मा ने कहा। अरे वो बहुत व्यस्त हैं बेटा। अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। हालांकि अंदर से अरुण का दिल दुखता था। हर रात वो अपने बच्चों की पुरानी तस्वीरों को देखते हुए सोने की कोशिश करते थे। अरुण का 65वां जन्मदिन आने वाला था। उन्हें लगा कि शायद इस बार उनके बच्चे कुछ खास करेंगे। उन्होंने अपने लिए एक नया कुर्ता खरीदा और मिठाइयाँ भी बनाई। सुबह से लेकर शाम तक वो इंतजार करते रहे, लेकिन उनके बच्चों का ना तो कोई फोन आया और ना ही कोई मैसेज। अंत में उन्होंने खुद फोन करने का फैसला किया। पहला फोन विक्रम को किया। हेलो पापा, सब ठीक है ना? विक्रम ने व्यस्त स्वर में पूछा। हाँ बेटा, मैं बस तुम्हें याद दिलाना चाहता था कि आज मेरा जन्मदिन है। अरुण ने हिचकिचाते हुए कहा। अरे यार पापा, सॉरी, मैं बिल्कुल भूल गया, काम में बहुत व्यस्त हूँ। जल्द ही बात करता हूँ, ठीक है? अभी मैं रखता हूँ, विक्रम ने कहा और फोन रख दिया। राजीव और नेहा से भी ऐसा ही जवाब मिला। नेहा ने तो फोन भी नहीं उठाया। उस रात अरुण का दिल बुरी तरह टूट गया। अगले दिन सुबह अरुण ने एक कागज पर कुछ लिखा और उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया। प्यारे विक्रम, राजीव और नेहा, मैंने तुम्हें बचपन से अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें अपनी भावनाएं समझाने में कहीं ना कहीं कमी की। मैं इस घर से जा रहा हूँ बेटा। मैं किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में हूँ जो मेरे प्यार की कद्र करता हो। तुम्हारा पापा। नोट छोड़ने के बाद अरुण ने एक छोटा बैग लिया और घर से निकल गए। शाम को जब नेहा घर आई तो उसने डाइनिंग टेबल पर नोट देखा। उसे पढ़कर उसके होश उड़ गए। पापा चले गए, उसने खुद से कहा। नेहा ने तुरंत विक्रम और राजीव को फोन किया। पापा कहीं चले गए हैं, उन्होंने एक नोट छोड़ा है, नेहा ने घबराते हुए कहा। क्या? उन्होंने कुछ कहा? कहाँ जा रहे हैं? विक्रम ने पूछा। नहीं, बस लिखा है कि वो किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढने जा रहे हैं जो उनकी कद्र करे। तीनों भाई बहन को अचानक एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। हमें उन्हें ढूंढना चाहिए, राजीव ने कहा। अरुण अपने पुराने मोहल्ले में पहुंचे, जहां उन्होंने और उनकी दिवंगत पत्नी सुनीता ने अपनी जिंदगी शुरू की थी। वहां उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से मुलाकात की। अरुण, तुम यहाँ कैसे? उनके दोस्त रमेश ने पूछा। बस दिल कुछ दिन यहाँ रहने का कर गया, इसीलिए चला आया, अरुण ने जवाब दिया। रमेश और उनके अन्य दोस्तों ने अरुण को अपना समय दिया। पहली बार अरुण ने महसूस किया कि किसी ने उनकी बातों को सुना। 3 दिनों तक विक्रम, राजीव और नेहा ने शहर के हर कोने में अपने पिता को ढूंढा। नेहा, मंदिरों में भी देखो, विक्रम ने सुझाव दिया। नेहा ने पास के एक मंदिर में पूछा। वहाँ के पुजारी ने कहा। हाँ, एक बुजुर्ग यहाँ है, वो शायद आपके पिताजी ही हैं। जब तीनों भाई बहन मंदिर पहुँचे तो उन्होंने अरुण को देखा। वो मंदिर के आंगन में बैठे थे। पापा, नेहा रोते हुए उसके पास दौड़ी। नेहा, अरे तुम लोग यहाँ कैसे? पापा, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत तकलीफ दी, विक्रम ने कहा। हमने आपको बहुत तकलीफ दी पापा, हमसे बड़ी गलती हो गई है पापा। अरुण की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने अपने बच्चों को गले लगाया। अरुण अपने बच्चों के साथ घर लौट आए। उस दिन के बाद से उनके जीवन में सब बदल गया। विक्रम, राजीव और नेहा ने हर हफ्ते
उनके साथ समय बिताने का वादा किया। हसनपुर नाम के गांव में यशपाल और उसका बेटा रोहन साथ रहते थे। रोहन की मां की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। रोहन का बचपन का दोस्त विकी भी रोहन के साथ एक ही कंपनी में काम करते थे। एक दिन यशपाल रोहन से कहता है, बेटा रोहन, अब तेरी उम्र शादी की हो चुकी है, क्यों ना कोई लड़की देखकर तुम्हारी शादी तय कर दी जाए, या तुम्हें कोई लड़की पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं उसी से तुम्हारी शादी करवा दूंगा। जी पापा, मुझे एक लड़की पसंद है और उसका नाम सिमरन है। पापा, वो मेरे ही ऑफिस में काम करती है और हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। मैं ये बात आपको बताने ही वाला था और आज आपने खुद ही पूछ लिया। यशपाल रोहन की बात सुनकर खुश हो जाते हैं और वो सिमरन और रोहन की शादी भी तय कर देते हैं। रोहन का दोस्त विकी बहुत तेज लड़का था। वो भी सिमरन को बहुत पसंद करता था, इसलिए वो सिमरन की शादी रोहन से नहीं होने देना चाहता था। पर विकी के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था जो रोहन और सिमरन की शादी को रोक सके। इसलिए विकी रोहन और सिमरन की शादी रोक नहीं पाता है और मन ही मन में जलते हुए उनकी शादी में भी शामिल हो जाता है। शादी के कुछ दिनों बाद विकी रोहन के पिता यशपाल से मिलता है और उनसे कहता है, नमस्ते अंकल, वैसे तो मैं बहुत खुश हूँ कि रोहन और सिमरन की शादी हो गई। आखिर दोनों प्यार जो करते थे एक दूसरे से। पर अंकल, आपको पता है, दोनों की कुंडली में 4 ही गुण मैच होते हैं और इससे शादी करने के बाद से तो रोहन की जिंदगी में खतरे ही खतरे हैं। और अंकल, सिमरन की तो कुंडली इतनी खराब है कि शायद रोहन। बेटा, मैं ये सब नहीं मानता, पर ये सब तुमने मुझे शादी से पहले क्यों नहीं बताया? और अब क्या फायदा है ये बताने से? हाँ? यशपाल के दिमाग में विकी ये सारी बातें डालता रहता था ताकि यशपाल के दिल में अपनी बहू के लिए गलतफहमी पैदा हो और वो रोहन फिर सिमरन का तलाक करवा दे। समय गुजरता है पर विकी जो चाहता था वैसा नहीं होता है और कुछ ही वक्त बाद रोहन और सिमरन का एक बेटा भी हो जाता है। रोहन का बच्चा होने के 1 साल बाद ही रोहन की कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। यशपाल ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता और एकदम से सिमरन से बोलता है, सही कहता था विकी की, अभी भी वक्त है, मैं अपने बेटे को बचा लूं, तुमसे उसका पीछा छुड़वा दूं, वरना तुम उसे खा जाओगी। लेकिन मैं ही पागल था जो उसकी बात नहीं सुनी। मैं एक पल भी तुम्हें इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे बेटे की हत्यारन हो। निकल जाओ अभी के अभी इस घर से अपने बेटे को लेके। मैं एक पल भी अब तुम्हें नहीं देखना चाहता। सिमरन कुछ बोल पाती उससे पहले ही यशपाल ने उसे घर से धक्के देकर निकाल दिया। सिमरन को चूड़ियां पहनने का बहुत शौक था। अपने पति की मौत के बाद भी उसने चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा था, जिस वजह से पूरे गांव के लोग उसे ताना मारते थे कि सिमरन ने अपने पति को खा लिया और फिर भी उसे जरा सी भी शर्म नहीं आई और विधवा होने के बाद भी चूड़ी पहनना नहीं छोड़ा। सिमरन ये सब बातें सुनकर बहुत उदास हो जाती है और माता रानी के मंदिर में जाकर बैठ जाती है और रोते हुए माता रानी से कहती है, हे माता रानी, मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ था जो मुझे इतनी बड़ी सजा मिली? मैं इतनी अभागन हूँ कि मेरे पति के मौत की वजह भी लोग मुझे ही बता रहे हैं। मैं कहाँ जाऊंगी माँ? मेरा इतना छोटा बच्चा है। मैं तो बेघर हो गई माँ। मेरा तो इस दुनिया में और कोई नहीं है माँ। बेटा, रोते नहीं, हिम्मत रखो। ये दुनिया है, ये सब तो बातें करते रहेंगे। तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। ये माता रानी का दरबार सबके लिए खुला है। तुम इस मंदिर में आराम से रह सकती हो। यहाँ पर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। बस तुम हिम्मत रखो, माता रानी तुम्हारे साथ है। सिमरन उस बूढ़ी औरत दुर्गा की बात मानकर उसी मंदिर में रहने लगती है और मंदिर में रोज झाड़ू पोछा करती है और जो भी प्रसाद मिलता उसको खाकर गुजारा करती है। सिमरन अब दुर्गा की भी देख रेख करने लगती है। वो उसकी बहुत सेवा करती है
उसका ख्याल रखती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन दुर्गा सिमरन से कहती है, बेटा सिमरन, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत सेवा करी मेरी। तुम्हें चूड़ियां पहनने का बहुत शौक है ना? देखो, मैं तुम्हारे लिए ये चूड़ियों का डिब्बा लाई हूँ। ये रख लो इसे और हमेशा खुश रहना। अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आप मेरी माँ जैसी हो। इस दुनिया में एक आपने ही तो मुझे सहारा दिया, वरना किसी ने मुझ विधवा को समझना ही नहीं चाहा। सिमरन चूड़ी का डिब्बा लेकर साइड में रख देती और काम करते करते रात हो जाती है। रात को सिमरन जब अपने बेटे के साथ सोने वाली होती है, तभी उसे एक बहुत तेज की सफेद रोशनी चमकने लगती है। सिमरन देखती है कि वो रोशनी उसके चूड़ी के डिब्बे से आ रही है। सिमरन चूड़ी का डिब्बा खोल के देखती है तो उसमें चूड़ी से बना हुआ केक होता है। सिमरन उसे खाकर देखती है तो वो बहुत स्वादिष्ट होता है और उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वो असली चूड़ियां हो। सिमरन ये सब देखकर बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन जब सुबह वो दुर्गा माँ को ढूंढती है तो वो उसे नहीं मिलती और केक के डिब्बे से अब चूड़ी के दूसरे केक के चमक देख रही होती। सिमरन समझ जाती है कि दुर्गा माँ कोई और नहीं बल्कि माता रानी ही थी और वो माता रानी से कहती है, हे माता रानी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे संभाला, मुझ बेबस विधवा को सहारा दिया और अब ये जादुई चूड़ी का केक देकर मुझे जीने की वजह दी। सिमरन अब रोज मेहनत करती और चूड़ी केक को बेचकर पैसे कमाती। एक दिन सिमरन ने उस जादुई चूड़ी केक से अपने बेटे के लिए एक पालना बनाने की कोशिश करती है और सिमरन ये देखकर हैरान रह जाती है कि उस चूड़ी केक से पालना बन गया। फिर सिमरन बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई चूड़ी केक से वो अपने लिए एक छोटा सा घर बनाती है और एक छोटा सा केक का ठेला भी लगा लेती है। वक्त गुजरता है। सिमरन की मेहनत और लगन से वो उस चूड़ी केक के ठेले से एक दुकान बना देती है। तभी अचानक एक दिन उसे रोहन का दोस्त विकी मिलता है। वो सिमरन से कहता है, अरे सिमरन, कहाँ इन चक्करों में पड़ी हो तुम? चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। अब तुम्हारा पति तो रहा नहीं, अकेली माँ होकर कितनी परेशानियां उठाओगी। मेरी मानो, मुझसे शादी कर लो और मेरे घर में राज करो महारानी की तरह। तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ मेरी जान। तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी से ऐसे बात करते हुए? निकल जाओ मेरी दुकान से, वरना थप्पड़ मार के यहाँ से निकालूंगी। विक्की सिमरन का जैसे ही हाथ पकड़ता है, वैसे ही वो जादुई चूड़ी केक असली चूड़ी बनकर विक्की के हाथों में चुभ जाता है और विक्की का हाथ बुरी तरह से जख्म हो जाता है। विक्की जैसे तैसे अपनी जान बचाकर सिमरन की दुकान से भाग जाता है, पर वहां से भागने के बाद विक्की मन में प्लान बनाता है। इसके साथ तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर जैसे इसके पति को मारा था, इसके बच्चे को भी उठा लेता हूँ और उसे भी जान से मार दूंगा। फिर इसे अकल आएगी कि विकी को ठुकराना कितना बड़ा गुनाह था। रात होते ही विकी अपने प्लान के मुताबिक सिमरन के घर में घुस जाता है और जैसे ही उसके बच्चे को उठाकर आगे बढ़ता, जादुई चूड़ी केक से बहुत सारी रंग बिरंगी रोशनी पूरे रूम में हो जाती है और विकी देखता है कि उसके पैरों के नीचे बहुत सारी चमकती हुई चूड़ियां हैं। धीरे वो चूड़ियां विकी के पैरों में चुभने लगती है और बहुत सी चूड़ियां उसके हाथ में उड़ उड़कर उसे चोट पहुंचाने लगती है। विकी जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगता है तो सिमरन बाहर आकर देखती है कि रंग बिरंगी रोशनी है और विकी खूनम खून हो चुका है। विकी सब समझ जाता है और सिमरन से कहता है, सिमरन, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। रोहन कार एक्सीडेंट में नहीं मरा था, मैंने उसके कार का ब्रेक फेल कर दिया था और उसकी वजह से वो मर गया। मुझे बचा लो सिमरन, मैं अपने सारे गुनाह एक्सेप्ट करता हूँ। मुझे बस इन जादुई चूड़ियों से बचा लो। जादुई चूड़ियां विकी का बहुत बुरा हाल कर चुकी होती है, पर सिमरन फिर भी विकी को उनसे बचाती है और ये सब सिमरन के ससुर
यशपाल भी देख और सुन लेते हैं। वो तुरंत पुलिस को बुलाते और विकी को जेल करवा देते हैं। यशपाल सिमरन से माफी मांगते हैं और उसे और उसके बेटे को घर ले जाते हैं। सिमरन अपनी खुशी के लिए अभी भी चूड़ी केक बेचती थी और उन चूड़ी केक से नए नए तोहफे भी बनाया करती थी। रोटी दे दो साहब, 2 दिन से खाना नसीब नहीं हुआ, कुछ तो दे दो। दिनपुर में मंगू नाम का एक भिखारी रहता था। वो हर दिन दर बदर भटक कर रोटी मांगकर अपना पेट भरा करता था। कभी उसे पेट भरने को 4 रोटी मिल जाती, कभी कभी 3-4 दिन भूखे पेट गुजरना पड़ जाता। मंगू को 2 दिन से खाना नहीं मिल पाया था। वो रोटी की तलाश में एक घर का दरवाजा खटखटाता है। माता, 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ इस भूखे को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। जाने ये भिखारी कहाँ से आ जाते हैं। मंगू के मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। मंगू निराश होकर वहां से आगे बढ़ता है। बहुत दूर चलने के बाद भी उसे कुछ नसीब नहीं होता। रोड के किनारे खड़े होकर अपनी किस्मत को कोस रहा होता है। हे भगवान, कुछ तो सहारा दो, मैं रोटी कहाँ से लाऊं? मुसीबतों का कुछ तो हल बताओ। मेरी किस्मत इतनी बुरी क्यों लिखी तूने? तभी रोड के किनारे जग्गा जादूगर बैठा अपने जादू का प्रचार कर रहा था। आइए आइए, अपनी किस्मत बदलते देखिए, जग्गा के जादू से। जग्गा है यहाँ, ये जादू और मिलेगा कहाँ? तभी मंगू की नजर जग्गा पर पड़ती है। मंगू जग्गा के पास जाता है। अरे जादूगर, मेरी मदद करो, मैं 2 दिन से भूखा हूँ। मुझे कुछ ऐसा जादू बताओ कि आगे से मुझे कभी रोटी के लिए भटकना ना पड़े। बड़े परेशान लगते हो भिखारी, आओ मैं तुम्हारी सहायता करता हूँ। जग्गा अपने झोले में से एक खिलौना निकालता है, उसे एक कपड़े पर अपने सामने रखता है। भिखारी, यहाँ सामने बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करो और पूरी मन से उस चीज के बारे में सोचो जो तुम्हें चाहिए, जिसकी तुम्हें सच में बहुत जरूरत है। फिर इस खिलौने के कान में वो बात बोलो, तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मंगू जग्गा के सामने बैठ जाता है, आंखें बंद करता है, रोटी के बारे में सोचता है। फिर उस खिलौने के कान में बोलता है। अचानक से उसके सामने खाना आ जाता है। जल्दी से सारा खाना पेट भरकर खा लेता है। अरे ये तो कमाल हो गया, पेट भरकर खा लिया, मजा आ गया। अच्छा, मेरी और एक इच्छा पूरी करो ना। तुम भूखे थे, इसीलिए बिना पैसा लिए एक इच्छा पूरी की, और नहीं कर सकता? इसके बाद में कुछ नहीं मांगूंगा। अच्छा ठीक है, ये आखिरी है, आंखें बंद करो। मंगू आंखें बंद करता है। तुरंत एक आंख खोलकर देखता है कि जग्गा की आंखें भी बंद रहती है। वो उसका खिलौना उठाकर वहां से भागने लगता है। जग्गा उसका पीछा करता है, पर मंगू पतली गली से निकलकर एक सुनसान रास्ते पर पहुंच जाता है। ओह, उस जादूगर से पीछा छूटा। अब ये इच्छा पूरा करने वाला खिलौना मेरा है। अब मुझे कभी रोटी के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। मंगू थक कर बैठ जाता है, खिलौने को अपने बगल में रखता है। फिर उसे एक ख्याल आता है, खिलौने के सामने बैठता है। फिर उसके कान में बोलता है, मुझे एक बड़ा सा बंगला चाहिए। उस बंगले में कभी खाने की कमी नहीं होनी चाहिए। इस बार उसकी इच्छा पूरी नहीं होती। मंगू को गुस्सा आ जाता है। वो उस खिलौने को हाथ में लेकर रगड़ने लगता है और जोर जोर से अपनी इच्छा दोहराने लगता है। तभी अचानक से उस खिलौने से धुआं निकलने लगता है। मंगू उसे पटककर उस खिलौने से दूर भागता है। अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या है? तभी उस धुएं से एक नीले रंग का जीन नजर आता है। वो जीन मंगू को देखकर कहता है, मेरे आका कहाँ है? तुम मेरे आका नहीं हो। तुमने मुझे मेरे आका से अलग कर दिया। अब तुम मेरे गुलाम हो जिन। मैं जो बोलूंगा तुम्हें वो करना पड़ेगा। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। मैं तुम्हारा नया आका हूं। मैं उन जिन जैसा नहीं हूं कि जिसे देखूं उसे अपना आका मान लूं। जग्गा जादूगर ने मुझे एक बहुत पुराने मंत्र जाल से आजाद कराया है।
वही मेरे असली आका है। तुम तो एक लालची भिखारी हो। मेरे आका ने तुम्हारी मदद की, पर तुमने उन्हें धोखा दिया। अरे ओ गुलाम, अपनी बकबक बंद करो और मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा ही करो। उसके बाद जाओ तुम्हारे आका को खोजने। मुझे इसके बाद कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए तुझे? मुझे एक बंगला चाहिए जिसमें खाने की कभी कमी ना हो। जब इच्छा हो तब खा सकूं। ठीक है। जिन अपनी दोनों हाथों की उंगलियों को मलता है, फिर अचानक से भिखारी के आसपास एक बंगला बन जाता है जो कि पूरी तरह से रोटी का बना होता है। मंगू देखकर चौंक जाता है। अरे ये तो रोटी का बना है। वाह, जब चाहे रोटी खा सकता हूं। वो पूरे घर में घूमता है। रोटी तो बहुत रहती है, पर उसे घर में एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं दिखती। अरे ये क्या? ये कैसा घर है? वहां तो एक भी दरवाजा या खिड़की नहीं है। मैं इससे बाहर कैसे जाऊंगा? जिन जिन, तुम्हारी इच्छा तो पूरी की ना मैंने। अब क्या चाहिए तुम्हें? पर ये तो जेल है, मैं इससे बाहर कैसे जा सकता हूं? तुम इससे बाहर नहीं जा सकते। अब तुम्हें जीवन भर इसी रोटी के जेल में रहना पड़ेगा। तुम्हारी यही तो इच्छा थी। अरे नहीं, मैं ऐसे कैसे रह पाऊंगा? नहीं जिन, मुझे माफ कर दो। मुझे बाहर निकलने का कोई रास्ता बता दो। एक रास्ता है, मैं तुम्हें इससे आजाद कर दूंगा, पर तुम्हें पहले मेरे आका को खोजना पड़ेगा। पर इसके लिए मुझे इससे बाहर तो जाना ही पड़ेगा ना। जा, आज मैं तुम्हारे लिए एक रास्ता खोल दे रहा हूं। तुम मेरे आका को खोजो, और अगर आका नहीं मिले तो रात में तुम वापस कैद हो जाओगे। पर एक दिन में खोजना मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तुम्हारे लिए ये रास्ता रोज खुलेगा। अगर तुम एक दिन पहले 2 भूखे लोगों को खिलाकर आओगे, जब तक तुम भूखे लोगों का पेट भरते रहोगे, ये रास्ता खुलते रहेगा। मंगू जीन की बात मान लेता है। वो रोज जग्गा जादूगर को खोजने निकलता। उसके नहीं मिलने पर 2 भूखों को खाना खिलाता ताकि अगले दिन फिर वापस आ पाए। ये सिलसिला बहुत दिनों तक चलता रहता। फिर एक दिन खोजते खोजते उसे जादूगर मिल गया। मुझे माफ कर दो जादूगर भाई, मेरी एक गलती ने मुझे रोटी की जेल में फंसा दिया। अब बस तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। नहीं, अब मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा सामान चुरा के भागने की? जा, अब तू ऐसे ही बाकी का जीवन जी। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है और सबक भी मिल गया है। जादूगर को मंगू पर तरस आ जाता है। तब वो मंगू की बात सुनता है और उसको पूरी कहानी बताता है। फिर जादूगर मंगू के साथ आता है। जिन अपने आका को देखकर बहुत खुश होता है। मेरे आका, आप आ गए। ना जाने मैं कब से आपको तलाश रहा हूं। अब आप अपने पास रख लो। जिन की बात सुनकर जादूगर उसे फिर से खिलौने में डाल देता है। मंगू ने जादूगर को खोजने के लिए बहुत से भूखों का पेट भरा था और जिन और जादूगर से अपनी लालच के लिए माफी भी मांगी थी। जादूगर मंगू को माफ कर देता है और रोटी की जेल से आजाद कर देता है। जादूगर मंगू को अपने साथ काम पर रख लेता है। मंगू हमेशा सबकी मदद करने लगता है और फिर कभी लालच नहीं करता है।